सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का 5th पार्ट करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स और वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी या पिछली पार्ट्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा तो उसमें कितने सारे क्या कहते हैं एडवांटेजेस थे, फीचर्स थे उसमें, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस पीरियोडिक टेबल को खास बना रही थी। पर सबसे जो खासियत वाली बातें हैं वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है उसमें वो भले एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ है पर वो हमको और भी बहुत सारी चीजें बताता है। सिर्फ हम अरेंजमेंट देख के, एलिमेंट का पोजीशन देख के बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जब एलिमेंट्स को पढ़ते हुए हम ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या चीज चेंज होता है और कितना चेंज होता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताइए कि 1 से 20 एलिमेंट्स जो हमने कल देखे, ठीक है, 1 to 20 एलिमेंट्स देखे, तो उसमें 2 एलिमेंट्स बताइए जो आइसोबार्स हैं। मतलब 1 पेयर ऑफ आइसोबार्स आपको बताना है 1 से 20 एलिमेंट्स के बीच में। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो देखिए हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे वेरिएशंस का बात करेंगे कि कैसे कुछ चीजें वेरी करती हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में हम जब नीचे आते हैं, या फिर एक पीरियड में अलोंग द पीरियड, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो चीजें हैं, जो 5 ही चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है आपके 10th क्लास के हिसाब से, अगर आप ये 5 को आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली जो है एग्जाम के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनको समझना। ठीक है, इनको समझने से पहले यहाँ पे देखिए 5 चीजें हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो समझना होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी न्यूक्लियस में एटम है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है पता होगा आपको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस पे इसके पास नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। पर प्रोटॉन के बात करें तो इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का बात करते हैं तो वही बात आता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स पे चार्ज है वही क्या हो जाएगा, उसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, किसी न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज उसके प्रोटॉन कैरी कर रहे हैं वही होगा उसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता नहीं है। अब एक चीज और है यहाँ पे समझने वाली, वैलेंसी। ठीक है, ऐसे क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में अच्छे से, पर यहाँ पे करने से पहले उसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि वैलेंसी क्या होता है ना। वैलेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो इन सिंपल टर्म्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना, या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी उसका बोलते हैं। उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंसी वो होता है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट करते कैसे हैं, या तो वो मतलब कि ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, है ना, या अंदर आ जाते हैं, या शेयर करते हैं एलिमेंट्स उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो जो भी नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का वो वैलेंसी होगा। जो वो लूज कर रहे हैं, जो वो गेन कर रहे हैं, या जो वो शेयर कर रहे हैं, वही उनका वैलेंसी होगा इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिया। तो अब इसको अगर आप देखें तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। अब इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आता है, 2 8 1। इसका लिखें तो 2 8 2, इसका लिखेंगे तो 2 8 3। अब देखिए क्या है कि हमने जो पढ़ा है जो हमारे केमिस्ट्री में कि कैसे कोई एलिमेंट स्टेबल होता है।
तो उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, ठीक है, यही ऑक्टेट रूल कहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखिए क्या होगा क्या कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, है ना, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना। अब तो आसान यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है भाई, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे वही बात है कि या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 6 गेन कर ले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो इसका वैलेंसी देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी होगा 1, इसका वैलेंसी होगा 2, इसका वैलेंसी होगा 3, ठीक है, ऐसा होगा। पर अब अगर हम बात करें किसका, मान लीजिए नाइट्रोजन का करते, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 2, 8, 5, तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो क्या होगा 2, 5, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 2, 5, तो यहाँ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद कंडीशन ये है कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो आसान क्या होगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 5 लूज कर जाए। तो आसान क्या होगा इसके लिए, 3 गेन करना आसान होगा, ठीक है, मतलब जो नंबर छोटा होगा वही आसान होगा। तो इसको आप देखिए वैलेंसी क्या होगा 3। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तब भी वैलेंसी 3 है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी वैलेंसी क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि देखिए कि आउटर मोस्ट और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे पर्टिकुलरली जो आपका वैलेंसी है वो डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका वैलेंसी होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है कि वैलेंसी डिपेंड करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे, पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका वैलेंसी हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इतना सा चीज आपको क्लियर करना था। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रेंड्स या वेरिएशन जो हमारे टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में है, उनके बारे में, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहाँ पे जो आपको इस वीडियो है इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बोर्ड्स में पक्का आएगा ही 3 मार्क्स में, ठीक है, ये फिक्स है कि आना ही है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इन ट्रेंड्स का, 5 ट्रेंड्स का, डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, ठीक है। पहले डाउन द ग्रुप करेंगे, उसके बाद फिर अलोंग द पीरियड करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ग्रुप 1 ले लिया है, ठीक है। ग्रुप 1 के जो हमारे पास हैं 4 पीरियड्स के पहले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वही हमने लिया हुआ है, ग्रुप 1 ले लिया है। तो यहीं से आपको सारा वेरिएशन समझ में आने वाला है, सारे वेरिएशन समझ में आने वाले हैं जब हम डाउन द ग्रुप कैसे वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहला वेरिएशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे आपको एक चीज पता लगा होगा कि ग्रुप नंबर जो है वो बताता है किसके बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि किसी ऑर्बिट में मतलब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमको उसके ग्रुप नंबर से ही पता लग जाते हैं। जब ये चीज हमको ग्रुप नंबर से पता लग जाती है तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। चाहे आप किसी भी एलिमेंट को देखें इस ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो चेंज ही नहीं होता है, रिमेन्स सेम, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया, वो सेम रह गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ। याद रहेगा, ठीक है, नहीं याद रहेगा तो ये बना लेना है एग्जाम में एक बार रफ में, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो है हमारा ट्रेंड वो है वैलेंसी का। अब वैलेंसी का अगर बात करें तो अभी हमने देखा वैलेंसी पूरी तरह से डिपेंडेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही चेंज नहीं होगा तो क्या वैलेंसी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वैलेंसी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पे वैलेंसी भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद अगर हम तीसरा बात करें तो एटॉमिक साइज।
अब ये एटॉमिक साइज किस चीज का बात कर रहे हैं, एरिया का, वॉल्यूम का, है ना, कुछ होगा। तो यहाँ पे रेडियस का बात हो रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम का हम यहाँ बात कर रहे हैं। एटॉमिक साइज यानी कि रेडियस ऑफ एटम। अब रेडियस क्या होगा एटम का, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम। तो अब डाउन द ग्रुप हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपको देखने से ही लग रहा होगा हाइड्रोजन कितना छोटा है, पोटेशियम तो कितना बहुत बड़ा हो गया, है ना। ये पोटेशियम का है, ये सोडियम है, ठीक है, ये लिथियम का है, और ये है हाइड्रोजन का बोर मॉडल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन छोटा सा है, पोटेशियम कितना बड़ा हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन भी पूछा जा सकता है। तो इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम पीरियड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा या नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। आप कह सकते हैं यहाँ सिर्फ एक सेल है, यहाँ 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल हो गया। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो सेल जो है, सेल का नंबर या ऑर्बिट का नंबर बढ़ते चले जाएगा। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्बिट तो यहाँ एक ही ऑर्बिट है, इससे आगे अगर एक और आ जाएगा तो डिस्टेंस तो कंफर्म है कि बढ़ना ही है। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब रेडियस बढ़ता है, इस बात को याद रखना है। अब देखिए मेटालिक प्रॉपर्टी का बात हो रहा है, तो मैंने देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर आप मेटल नॉन मेटल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने डेफिनेशन बताया था मेटल्स और नॉन मेटल्स का, या आपने पढ़ा भी होगा मेटल नॉन मेटल का डेफिनेशन जरूर। मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, उन्हीं को हम मेटल्स बोलते हैं। और जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, है ना। जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या शेयर करेंगे उनको नॉन मेटल बोला जाएगा, जो लूज करेंगे उनको मेटल बोला जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ना यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट का विच विद द हेल्प ऑफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, जिसकी मदद से ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी अगर कोई एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो अच्छा मेटल होगा, यही होगा। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं डाउन द ग्रुप में। अब अगर आप देखें यहाँ पे न्यूक्लियस और इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली पकड़ के रखा होगा, है ना। अगर हम यहां देखें तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, तो इस यहां पे जो फोर्स था उससे थोड़ा कम हो गया फोर्स। मतलब इसके कंपैरेटिवली ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि अब फोर्स कम है ना, ठीक है, फोर्स उतना ही है, मतलब ज्यादा ही है न्यूक्लियस में, पर डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। अब सॉरी डिस्टेंस बढ़ गया। अब यहां पे देखें तो अब ये डिस्टेंस और बढ़ गया, तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो काफी कम हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना। अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर आपने कूलम्स लॉ देखा होगा फिजिक्स में, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है। तो डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो फोर्स घट जाएगा। यहां पे भी फोर्स क्या हुआ, घट गया। अब फोर्स घटा तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहां तो और घट जाएगा क्योंकि और डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इसको लूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये शायद लूज, ये क्या कहते हैं, उससे आसानी से लूज कर जाएगा, ये और आसानी से लूज करेगा, और ये सबसे आसानी से लूज कर जाएगा। तो जो सबसे आसानी से लूज करेगा वो सबसे अच्छा मेटल, है ना। यहाँ कम हुआ, यहाँ मेटेलिक प्रॉपर्टी और कम हो गया, यहाँ सबसे कम हुआ। यानी हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या मिल रहा है कि बहुत अच्छे मेटल्स हैं ये। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो दूसरा है वो आप इससे ही समझ सकते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन गेन करने, है ना, जहां इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, ठीक है, वो ही होगा अच्छा नॉन मेटल।
यही होगा कि जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो अच्छा नल मेटल, जो जिसको दिक्कत होगा गेन करने में वो थोड़ा अच्छा नल मेटल नहीं होगा, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम नीचे आ रहे हैं ग्रुप में तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसको आसान है लूज करना ना कि गेन करना। जब हम नीचे आ गए, कोई नन मेटल में ही मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आ गए, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, गेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नन मेटलिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इस बात से कि जहां पे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा वहां नन मेटलिक प्रॉपर्टी तो घटेगा ही। ठीक है, काफी आसान बात है, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो नन मेटलिक प्रॉपर्टी घटेगा, याद रखना है बस। तो यहां पे हमने फिनिश कर लिया ये क्या, डाउन द ग्रुप। अभी जो हम ऊपर से नीचे आके देखते थे वेरिएशंस वो हो गए, अब हमको जाना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। देखिए ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का कंपैरिजन है, बस यही दो एलिमेंट से जो है आप पता लगा सकते हैं सारा जो यहाँ पे ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। पहला देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब यहीं पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यहां एक था, यहां 7 है। तो मतलब क्या हुआ, तो 1 से 7 हो गया, ग्रुप 1 से 17 जाते जाते वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना। जब हम एक एलिमेंट एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं, तीसरे ग्रुप में जाते हैं, मतलब एक पीरियड में बढ़ते हैं आगे, तो क्या मिलता है हमको ये मिलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, यही होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। पर अब अगर हम बात करें वैलेंसी का, तो इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, तो क्या वैलेंसी सेम रह जाता है एक पीरियड में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, तो वैलेंसी पहले बढ़ता है फिर जाके घटता है। अगर हम इसी का बात करें तो सोडियम के बाद क्या आएगा आपको, मैग्नीशियम मिलेगा, है ना, फिर एल्यूमिनियम मिलेगा, फिर सिलिकॉन मिलेगा, फिर फॉस्फोरस मिलेगा, फिर क्लोरीन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर आर्गन मिलेगा, है ना। तो अब देखिए सोडियम का वैलेंसी है 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फॉस्फोरस का 3, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, सल्फर का वैलेंसी 2, फिर क्लोरीन का वैलेंसी अभी दिख रहा है 1 है, आर्गन का 0। तो देखिए वैलेंसी पहले 1 to 4 गया, फिर 3 to 0 आया। ठीक है, पहले वैलेंसी इंक्रीज किया, फिर वैलेंसी डिक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। अभी हमने ये बताया था कैसे इनका वैलेंसी आपको निकालना है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2, एल्यूमिनियम का 3, फिर सिलिकॉन का 4, यहां तक बढ़ा है, यहां तक वैलेंसी क्या हुआ, इंक्रीज किया, फिर यहां से घटने लग गया। ठीक है, तो वही हम लोग यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट increases from 1 to 4, then decreases from 3 to 0। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे वैलेंसी के साथ, पहले बढ़ा 1 से 4 तक, फिर घट गया 3 से 0 तक। ठीक है, घटते चले गया। तो ये हुआ, ये हो गया हमारा क्या, वैलेंसी। अब अगर हम बात करें किसका, एटॉमिक साइज का, तो देखिए एटॉमिक साइज, अब आप यहाँ पे देखिए, बस इन्हीं दोनों को हमको कंपेयर करना है, इससे हमको एटॉमिक साइज साफ साफ समझ में आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है और यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, किसका ज्यादा होगा। अभी न्यूक्लियर चार्ज बताया था कि जो प्रोटॉन का चार्ज है न्यूक्लियस में वही न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 11 एटॉमिक नंबर है, इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। 11 प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन पे ज्यादा 17 पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना, तो इस पे ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज। पर अगर हम डिस्टेंस का बात करें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, तो डिस्टेंस तो सेम है ना, क्योंकि ये भी थर्ड ऑर्बिट और ये भी थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, मतलब थर्ड ऑर्बिट डिस्टेंस तो सेम है। होगा क्या कि ये न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, सातों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्या होगा कि अब इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, है ना, ये घट के आ जाएगा यहां पे।
ठीक है, साइज क्या हो गया यहाँ पे, छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पर जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो बढ़ नहीं रहा, वो तो उतना ही, वो थर्ड ऑर्बिट ही है, मतलब सेम ऑर्बिट ही है ना। किसी भी अगर हम पीरियड में अलोंग बढ़ते हैं तो उस पीरियड में ऑर्बिट सेम होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होता है, तो डिस्टेंस सेम होता है, तो इससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चले जाता है। तो वो क्या करता है, वो ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और ऑर्बिट हो जाता है छोटा। तो इसलिए जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इट डिक्रीजेस। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऑर्बिट का जो साइज है, एटम का जो साइज है, रेडियस जो है एटम का, वो घटेगा, याद रखना है। ये हो गया। अब देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टी, फिर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। सोडियम को देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये नॉन मेटल है। मेटल से नॉन मेटल कैसे बना, जब मेटेलिक प्रॉपर्टी घटा होगा, है ना। ये अच्छा मेटल है, ये उससे थोड़ा कम अच्छा मेटल है, ये और कम अच्छा मेटल, ये तो मेटलॉइड हो गया, है ना। फिर ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है ना। तो क्या हुआ, पहले मेटल प्रॉपर्टी घटते गई, मेटलॉइड आ गया, फिर नॉन मेटल आया, फिर प्रॉपर्टी बढ़ते गए। क्लोरीन बहुत अच्छा नॉन मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो हुआ क्या, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है ये भी क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है। देखिए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, आप यहीं पे देख के बता सकते हैं कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो घट रहा है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, कंफर्म बढ़ेगा, पर क्यों, कैसे, ये भी देखना चाहिए, है ना। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पहले मेटल था, ठीक है, मेटल का प्रॉपर्टी घटा, फिर मेटलॉइड आ गया ना। हमने देखा था, क्या कहते हैं, जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तो वहां पे एक जिग जैग सा लाइन था जो सेपरेट कर रहा था किसको, नॉन मेटल्स को और मेटल्स को। ये जो जिग जैग लाइन था ये मेटलॉइड्स का था, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर रहा था। तो यहां से मेटल्स से नॉन मेटल्स बन रहे हैं, इसका मतलब नॉन मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, सिंपल है। ठीक है, मेटलॉइड के बाद क्या आएगा, नॉन मेटल आएगा, तो मेटल से नॉन मेटल बढ़ रहा है। देखिए लेफ्ट से हम राइट ही जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो वो मेटल से नॉन मेटल में बदल जा रहा है, मेटल से नॉन मेटल में बदल रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन भी ये लिखना है कि जब जो हम लोग ग्रुप में, मतलब पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, किसका, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का होता है, हाँ, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है, या सिंपली आप जो बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने लग जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो वो आसान है उसके लिए इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखना, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने लग जाते हैं। तो अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेंगे तो वो नॉन मेटल्स हो गए, है ना, इसलिए नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो ट्रेंड्स हैं, ये वेरिएशंस थे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एकदम खास बना देते हैं, बाकियों से पूरा अलग, है ना। कोई किसी भी पीरियोडिक टेबल में इतनी सारी खास बातें या इतने सारे फीचर्स नहीं मिले थे, इसलिए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ट क्लासिफिकेशन है अभी तक का एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अब आ गया है समय गुड बाय करने का, पर पहले उस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे मैंने पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक पेयर बताना है आइसोबार्स का पहले 20 एलिमेंट्स में। ठीक है, तो आइसोबार्स पहले बता दें होता क्या है। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है पर मास नंबर सेम होता है। अगर आपने पिछली वीडियो अटेंड की होगी मेरी तो आप जरूर इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको बताता हूं। तो वो दो आप क्या कहते हैं जो आइसोबार्स हैं, वो है आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का है 20। तो आर्गन का जो मास नंबर है वो है 40 और कैल्शियम का भी मास नंबर जो है वो है 40। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है पर मास नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों आइसोबार्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कुछ बच गए हैं डाउट्स तो कमेंट कर दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा।